हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम अपने पैसिव वॉइस के कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसा आपको पता है कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था डबल ऑब्जेक्ट्स के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पैसिव वॉइस में कभी कभी हम बाई प्लस एजेंट का यूज नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब बाई प्लस एजेंट को बिल्कुल छोड़ देते हैं, कहाँ पे यूज करना चाहिए कहाँ पे नहीं। तो सिर्फ इतना सा आप समझ सकते हैं कि जब लगे कि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके बगैर सेंटेंस की मीनिंग कुछ और हो जाएगी, यानी कि लोग कुछ और ही समझ लेंगे, तो आपको लगाना चाहिए बाई प्लस एजेंट। अगर लगे कि इसको हम लगाएं बाई प्लस एजेंट को या ना लगाएं, लोग जो समझना है वही समझेंगे, तो उसको छोड़ देना चाहिए। आइए समझते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगा। मैंने सेंटेंस क्या लिखा? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि लोग पूरे विश्व में क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये पीपल है क्या, आप बोलेंगे कि सर ये सब्जेक्ट है। बोलेंगे ना? बिल्कुल बोलेंगे। स्पीक क्या है? ये हमारा वर्ब हो गया। ओके, ठीक है। ये इंग्लिश क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे इंग्लिश जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लिखा गया, इसको आप मानेंगे अदर वर्ड। क्या मानेंगे? अदर वर्ड। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है ताकि हम इसका पैसिव वॉइस बना सके। तो यहाँ पे जो पीपल है वो सब्जेक्ट है, स्पीक जो है वर्ब है, और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, आपको पता होगा। तो इंग्लिश को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे कि इंग्लिश, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसे कह सकते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंग्लिश इज करेंगे। क्लियर? उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। समझ पा रहे हैं? उसके बाद अब आप बताइए कि अगर मैं इस बाई प्लस पीपल को ना लिखूं, बाई प्लस एजेंट, बाई पीपल, उसके बाद बस डायरेक्ट अगर ये लिख दिया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर ये जो लिखा गया है, अगर यहाँ से बाई प्लस पीपल को हटा दिया जाए, बाई पीपल को बस बोला जाए इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या आप कुछ अलग समझ जाएंगे? खुद सोचिए। नहीं समझ पा रहे? ध्यान से सुनेंगे। सेंटेंस हमारा ये लिखा गया है कि इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। यही है सेंटेंस का, लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। क्लियर? आइए इसके पैसिव वॉइस को समझते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है पूरे विश्व में। इसको मैं थोड़े समय के लिए हटा दे रहा हूं, तो बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है। तो आप अपने आप नहीं समझ सकते हैं कि कौन बोलेगा? वहाँ के लोग ही तो बोलेंगे। ऐसा नहीं समझ पा रहे? अगर मैं इसको हटा दूं तब भी तो आप यही समझेंगे कि इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है, तो यानी कि लोग ही तो बोल रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियां सब बोल रही होंगी। ऐसा समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है लिखना? लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको लिखना, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसके बगैर सेंटेंस की मीनिंग ही कुछ और हो जाएगी। ऐसा लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। लग रहा होगा सर बाई पीपल लिखे चाहे ना लिखे, हम तो बस इतना बोल देंगे इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है, लोग समझ जाएंगे।
कि लोग ही तो बोल रहे होंगे भाई, इंग्लिश पूरे विश्व में बोली जाती है तो बोलेगा कौन, लोग ही बोलेंगे। अगर मैं लिख दूं तब भी वही बात समझ पाएंगे आप, नहीं लिखूं तब भी वही समझेंगे। इसका मतलब क्या लग रहा है कि इसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उतनी ज़रूरत नहीं है जितना होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में बाई प्लस एजेंट का लोप कर दिया जाता है, यानी कि उसे सेंटेंस से हटा दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो बस इसका बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप कहेंगे सर अगर मैं लिख दिया तो, अरे लिख दिए तो भी सही है, गलत थोड़ी ना है। पर हमारे जितने भी महान ग्रामेरियंस हैं, ठीक है, उनका यही कहना है कि पैसिव वॉइस में अनावश्यक चीज़ों को आप न लिखें। जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगे सिर्फ उन्हीं को यूज करें, जिसकी लगे कोई आवश्यकता नहीं है तो उन्हें हटा देना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर अगर आप लिख भी दिए तो गलत नहीं है, पर आपको ज़्यादा अच्छा सीखना है तो देखिए जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटाते जाइए। समझ पाए मेरी बात? आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इस पे। द पुलिस लुक्स इनटू द केस। रुकिए, ऐसा लिख रहा हूं, इसको आप छोड़िए थोड़े समय के लिए, ऐसा लिखिए द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने क्या कर ली? चोर को गिरफ्तार कर ली। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर ली। तो द पुलिस जो लिखा गया है ये क्या सेंटेंस है? आप बताएंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मतलब ये सेंटेंस में है क्या? सब्जेक्ट है। अरेस्टेड क्या है? आपने बोला सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। द थीफ जो लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब इतनी सी बात तो पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बनाइए द थीफ लिखेंगे। ओके ठीक है, द थीफ। अब ये जो द थीफ है यहाँ पे सब्जेक्ट बना, तो इसके हिसाब से वाज या वर लगाएंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट का वाक्य है तो पैसिव वॉइस में वाज या वर आता है। तो द थीफ एक वचन है तो वाज हो जाएगा। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे अरेस्टेड। द थीफ वाज अरेस्टेड। अब बताइए कि अगर मैं बाई पुलिस न लिखूं, बाई पुलिस न लिखूं तो क्या आप कुछ और समझ जाएंगे? बोलूंगा द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करना किसका काम है भाई बताइए? कहेंगे सर गिरफ्तार तो पुलिस ही करती है। तो यहाँ लिखा है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर ली। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर ली। द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार कर लिया गया। कौन किया? सबको पता होता है कि गिरफ्तार कौन करता है। तो क्या इसकी आवश्यकता आपको लग रही है कि नहीं? एकदम बिल्कुल लिखना ही जरूरी है। जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे कि इसको लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखा गया तो सेंटेंस की मीनिंग कुछ और होने लग जाएगी, तो यहाँ पे लिखा जाता है। पर ये नॉर्मल सेंस में आप सोचिए क्या हो जाएगा? द थीफ वाज अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार कर लिया गया। कौन किया? भाई सबको पता है कि पुलिस ही करेगी, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, बाई प्लस एजेंट नहीं बनाते। तो आपने क्या समझा कि बाई प्लस एजेंट का यूज तभी किया जाता है जब सब्जेक्ट में, उस सेंटेंस में उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई दे, महत्व दिखाई दे कि ये काम किसके द्वारा किया गया, करने वाला कौन है, उसका महत्व होता है, तो उसको लिखा जाता है। लगता है कि अगर उसे हम नहीं लिखें तो सेंटेंस की मीनिंग कुछ और होने लग जाएगी, लगेगा कोई और कर रहा है, तो लिखना पड़ता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर काम होते हैं, वो काम किसी खास पर्सन या किसी खास समूह द्वारा ही किया जाता है, तो उस तरह की चीज़ों को हम पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। कभी कभी आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट को भी हटा दिया जाता है। जैसा सेंटेंस हो, सेंटेंस को आपको पढ़ना चाहिए,
समझना चाहिए, कैसा मीनिंग दे रहा है उसके आधार पे सोचना चाहिए कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है या इसके बिना भी काम चल सकता है। अगर उसके बिना काम चल जाए तो आप उसे ना लिखें। क्या आप मेरी बात समझ गए ना? आइए इसको इरेज करते हैं और एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलिए, तो अब क्या करते हैं, आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम अच्छे न्यूज की एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आशा करते हैं। तो वी जो यूज हुआ है, अब बताइए ये वी बता किसको रहा है? कहेंगे सर वी मीन्स हम लोग। मैंने ये नहीं पूछा कि वी मतलब होता क्या है, ये बता किसको रहा है। हम लोग में मतलब कौन? हम 2-4 लोग जो हैं वे लोग, या पूरी इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी बात हो रही है? तो आप बोलेंगे सर सबकी बात हो रही है कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, यानी कि हम लोग गुड न्यूज की एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि अच्छे न्यूज की एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि हम लोग जो है अच्छे न्यूज की एक्सपेक्ट करते हैं। सब चाहते हैं कि हमें अच्छी खबरें मिलें। कोई चाहता है क्या कि हमें बुरी खबर सुनने को मिले? नहीं। तो सबकी बात हो रही है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमें अच्छी खबर सुनने को मिले। तो वी जो यूज हुआ है फॉर ऑल, मतलब सबके लिए किया गया है। समझ रहे हैं? ये सबके लिए किया गया है। और एक्सपेक्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। गुड न्यूज ये दोनों मिलकर के हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे आपको पता है क्या पता है कि एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर के हमारे ऑब्जेक्ट की काम कर रहे हैं, गुड और न्यूज। तो गुड न्यूज। अब इस गुड न्यूज को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो बनेगा गुड न्यूज। अब ये हमारा बना सब्जेक्ट, क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो गुड न्यूज। अब बताइए ये न्यूज है, इसके लास्ट में आपको एस दिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एस को देखकर प्लूरल समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं समझेंगे। एस लास्ट में है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि प्लूरल बन जाएगा। ये वर्ड बना ही ऐसे है, ये वर्ड सिंगुलर है। अगर जानना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल कैसे, तो आप हमारी नाउन की वीडियो देख लीजिए, जरूर देखिए उसे। आप अगर उसे देख लेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी डाउट आ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो गुड न्यूज इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर या सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। अब बताइए कि बाई अस अगर मैं नहीं लिखा तो क्या होगा? गलत नहीं। कहा गया कि अच्छी खबरों की एक्सपेक्ट की जाती है, आशा की जाती है। किसके द्वारा भाई? हम सभी लोगों के द्वारा की जाती है। तो वी का यूज तो सभी लोग के लिए किया ही गया है कि हम सभी लोग क्या करते हैं? अच्छे न्यूज की एक्सपेक्ट करते हैं। तो अच्छी न्यूज की एक्सपेक्ट की जाती है। कौन करता है भाई? ऐसा पूछेंगे, कोई बोलेगा कि अरे हमें अच्छी खबर की एक्सपेक्ट की जाती है, आशा की जाती है। तो आप पूछेंगे किसके द्वारा की जाती है? कौन? यानी कि आप बुरी खबर की आशा करते हैं क्या? नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी खबर मिले। तो आप ऐसा क्यों पूछेंगे कौन, किसके द्वारा? ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा अच्छी न्यूज की एक्सपेक्ट की जाती है, भाई सबके द्वारा की जाती है। तो यहाँ वी का यूज सबके लिए किया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे बाई प्लस एजेंट हम लिखें, मतलब बाई प्लस अस? अगर इसको नहीं लिखेंगे तो क्या सेंटेंस कुछ अलग लगने लग जाएगा कि भाई कोई खास इंसान होगा जो अच्छी न्यूज की एक्सपेक्ट करता होगा, हम लोग तो सभी लोग क्या करते हैं? बुरी न्यूज की एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी कि आप इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि अच्छी न्यूज की एक्सपेक्ट की जाती है। आपको ये नहीं लग रहा कि फालतू चीज़ें हो गई? तो पैसे वैसे में जो फालतू चीज़ें दिखे उन्हें हटा देना चाहिए, ऐसा हमारे ग्रामरियंस का मत है। मत मतलब उनके विचार हैं, ठीक है। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस आप लिखें चाहे ना लिखें, नहीं लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। समझने वाला आपको ये समझेगा कि इस इंसान को बढ़िया सी इस बात को समझ में आ रही है, तो समझते हुए उसने ऐसा बनाया। अगर लिख देंगे तो उसे लगेगा कि सिर्फ रटी रटाई चीज़ें हैं कि हमेशा बाई प्लस एजेंट लिखना है लास्ट में। तो चलिए, आपने क्या समझा
कि कुछ ऐसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट आते हैं, इंडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना हो, उनको भी हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उनको भी हम पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट नहीं बनाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आए जिसको हटा देने से सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर ना आए, तो उनको भी हटा देना ही उचित समझा जाता है। आइए कुछ इंडेफिनिट सब्जेक्ट के बारे में हम सीख लेते हैं कि इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते क्या क्या हैं। इसको इरेज करूँ। आइए समझ लेते हैं। अब इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन जब पढ़ेंगे प्रोनाउन में तो समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल होते क्या क्या हैं कुछ यहाँ पे मेन जो होते हैं, मेन हमारे जो मुख्य इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उन्हें लिख दे रहा हूँ, जिनमें एक होता है समवन। क्या होता है? समवन। इसके लास्ट में वन लगा होगा, जैसे आ जाएगा समवन, फिर आ जाएगा क्या, फिर आ जाएगा एवरीवन, फिर आ जाएगा समबडी, नहीं समवन एवरीवन, फिर आ जाएगा एनीवन, फिर आ जाएगा नो वन। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है वन के जगह BODY बॉडी लगाओ तो समबडी भी हो सकता है, BODY, समझ रहे हैं ना, समबडी। फिर आ जाएगा एवरीबडी, फिर आ सकता है एनीबडी, फिर आ सकता है नोबडी, BODY, नोबडी। ऐसा भी हो सकता है कि बडी के जगह पे थिंग लगा हो, जैसे समथिंग, हो सकता है एवरीथिंग, और एवरीथिंग के बाद हो सकता है आ जाए आपका एनीथिंग, एनीथिंग के बाद हो सकता है नथिंग। और इसमें और भी कुछ आया था, जैसे आपने लिखा था पीपल, आपने बाई प्लस एजेंट नहीं बनाया, फिर आपने लिखा पुलिस, फिर कभी कभी डॉक्टर भी आता है, ठीक है, कभी कभी आई भी दी हुई सीट भी आ जाते हैं, तो आपने यहाँ पे अब लिखना है ETC। क्या लिखना है आपको? ETC। ठीक है, मतलब और भी कुछ हो सकते हैं, तो ये हमारे मुख्य हैं जिनको हम बाई प्लस एजेंट नहीं बनाते। एक डॉक्टर का भी समझ लेते हैं, समझ लेना। जैसा आ जाएगा द डॉक्टर एग्जामिन्ड, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट की जांच की। जो डॉक्टर होते हैं वही तो पेशेंट की जांच करते हैं। आप बताइए पेशेंट की जांच करता कौन है? डॉक्टर ही करते हैं ना। बताया हूं कि कुछ ऐसे खास काम होते हैं जो खास लोगों द्वारा किए जाते हैं या खास समूह द्वारा किया जाता है, तो उनको बाई प्लस एजेंट नहीं बनाते हैं। तो पेशेंट की जांच करना काम किसका होता है? भाई डॉक्टरों का होता है। अपने आप लोग समझ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो लिखेंगे द पेशेंट, यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट है, तो आपने इससे बनाना है सब्जेक्ट। क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट, हो गया। द पेशेंट के बाद वाज लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो द पेशेंट वाज थर्ड फॉर्म लिखेंगे एग्जामिन्ड, द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड। फिर क्या लिखेंगे? बाय द डॉक्टर। अब बताइए यहाँ पे बाय द डॉक्टर को अगर मैं हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, पेशेंट की जांच की गई, अपने आप लोग समझ जाएंगे पेशेंट की जांच तो डॉक्टर ही किए होंगे। तो ऐसा आपको लग रहा है कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उन्हें हमें हटा देना चाहिए। तो आपने समझ गया कि बाई प्लस एजेंट हमेशा लिखना ज़रूरी नहीं है, कभी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जब लगे कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लिखिए, लगे कि इसको हटाने से सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसको हटा देना ही बेहतर होता है। तो आपने यहाँ तक ये समझ लिया।
अब आइए इस चीज़ को हम यहाँ से इरेज करते हैं और इरेज करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब कि अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, इनडायरेक्ट कमांड एडवाइस, ठीक है ना, इनडायरेक्ट कमांड या एडवाइस का जो आता है पैसिवाइज, उसकी बात करेंगे। इनडायरेक्ट ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट। देखिए अब यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो नरेशन आप पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं ना, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर आप क्या करते हैं, यहां लिख दो क्या, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। इस तरह के अगर आ जाए इनडायरेक्ट नरेशन में, अगर आप ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं तो उनके पैसे कैसे बनते हैं, आइए थोड़ी देर के लिए इसे भी समझ लेते हैं। मतलब रूल लिखूं या डायरेक्ट समझा दूं, आइए समझा देते हैं पहले, उसके बाद रूल लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने की एग्जांपल लिखूंगा थोड़ी सी जगह छोड़ करके, तो यहाँ पे हो जाएगा कि he ordered me to go to school। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, he ordered me to go to school, मैंने लिखा। अब देखिए, अब इसका ना ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में रूल यहाँ पे अब आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं कि पहले आपको दिखेगा सब्जेक्ट, फिर दिखेगा कोई वर्ब, क्या दिखेगा, वर्ब, किसी भी टेंस में हो सकता है, फिर आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका इन्फिनिटिव बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऐसा कुछ आएगा, समझ गए एक्टिव वॉइस में। तो इनके पैसे कैसे बनते हैं, आइए इसकी भी चर्चा अभी हम कर लेते हैं। तो इनका पैसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतने से मतलब है। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो आई का सब्जेक्ट क्या बनता है, मतलब मी का सब्जेक्ट आई बनता है, क्या बनता है, मी का सब्जेक्ट आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड फॉर्म है, तो वाज लगाएंगे, इतनी सी बात पता होगी। तो आई वाज, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिख देंगे ऑर्डर्ड, आई वाज ऑर्डर्ड। अब बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि बाई हिम, बस लिखेंगे आई वाज ऑर्डर्ड, बाकी चीज को ऐसे उतार देंगे नीचे, तब बाई ऐसे बनेगा आई वाज ऑर्डर्ड टू गो टू स्कूल, ऐसे आप बनाया करेंगे। बताइए क्या दिक्कत है आपको, आई वॉज ऑर्डर्ड, मुझे ऑर्डर किया गया टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, सही है, आई वॉज ऑर्डर्ड टू गो टू स्कूल। आइए एक और एग्जाम्पल, हाँ तो पहले पैसिव वॉइस का भी यहाँ पे रूल लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसे आप बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे बी वर्ब, बी की कोई फॉर्म यूज करेंगे, जिस टेंस में होगा जैसा होगा वैसा आप कर लेंगे। फिर उस बी के थर्ड फॉर्म, मतलब बी वर्ब के बाद आप लिखेंगे इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जो है सेम टू सेम ऊपर, वही यहाँ पे ऐसे नीचे आप लिख देंगे तो हो जाएंगे। तो ये एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा सेंटेंस का रूल है तो पैसिव वॉइस में ऐसे आप बना लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल, जैसे आई आस्क्ड हिम टू राइट अ लेटर टू माई मदर। यहाँ पे आस्क्ड भी आ सकता है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पोलाइट रूप से रिक्वेस्ट किया टू राइट अ लेटर टू माई मदर, कि वो मेरे मदर को एक क्या करे, पत्र लिखे। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, पत्र लिखेगा कौन, ये
किसको? मेरी मदर को। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो आई का क्या बनेगा? ही। पास्ट इंडेफिनिट में लगा देंगे वाज आस्क्ड, ही वाज आस्क्ड टू, फिर क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर टू माई मदर। अब तो समझ पाए होंगे। तो आई होप कि अब ऐसे आएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। अगर आपका ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो, वैसे सेंटेंस को पैसिव कैसे करना हो, तो शायद आई होप कि आप कर पाएंगे। अब कर लेंगे ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब कर लेंगे। इसको इरेज करते हुए हम बात करते हैं अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन समझते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन उसे बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उसका कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसको इरेज कर दिया जाए। अब इस इनडायरेक्ट नरेशन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन। तो उसका हम क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे उसका? जैसे आइए देखते हैं। यहाँ पे फिर थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और नीचे में एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे आ जाएगा कि ही आस्क्ड मी इफ, या वेदर भी लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई प्लेड क्रिकेट। समझ गए? तो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के आधार पर रूल बना लेते हैं। तो आइए, एक्टिव वॉइस में जो हमारा रूल बनेगा वो क्या बनेगा? क्या पहले दिखेगा? हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला, सब्जेक्ट दिखेगा। फिर क्या दिखेगा? वर्ब दिखेगा। वर्ब कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू टेंस, कुछ भी हो सकता है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा ना। और उस ऑब्जेक्ट के बाद इफ या वेदर में से कोई एक आएगा, तो आप लिखेंगे इफ या वेदर। फिर इस इफ या वेदर में से मतलब कोई भी आएगा, उसके बाद एक क्या आएगा? पूरा सेंटेंस, जिसे हम क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस का पार्ट है तो क्लॉज होगा। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में अगर आपका सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे आधारित है, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो पैसिव बनाने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे? तो पहले इसका मैं पैसिव बना देता हूँ, उसके बाद रूल लिखता हूँ। तो देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इन सब से हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतने से है। ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई के हिसाब से बी वर्ब को यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या लगाएंगे? वाज। तो आई वाज, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे आस्क्ड। तो आई वाज आस्क्ड। उसके बाद बाई प्लस एजेंट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो बाकी चीज़ को ऐसे सेम टू सेम नीचे इसको ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? इफ़ या वेदर रहेगा तो वेदर लिखेंगे, बाकी चीज़ जैसा ऐसे लिख देंगे। आई प्लेड क्रिकेट ऐसा लिखेंगे, तो फुल स्टॉप। बताइए क्या दिक्कत? तो आई वाज आस्क्ड इफ या वेदर आई प्लेड क्रिकेट। समझ पाए? तो आई वाज आस्क्ड इफ आई प्लेड या वेदर, इफ या वेदर आई प्लेड क्रिकेट। एक और एग्जांपल हो जाए, पहले आइए इसका रूल लिख लेते हैं। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में जैसा कि आप इसका पैसिव वॉइस अगर लिखेंगे रूल, तो क्या लिखेंगे? इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से सुनेंगे। इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया ना, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको भी क्या करेंगे? यहाँ पे रूल में सब्जेक्ट बना देंगे। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से बी वर्ब यूज करेंगे, और बी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस होगा वैसे इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी हो सकता है।
बी वर्ब के बाद आपको लिखना है यहाँ पे वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म, बाकी चीज़ को जैसा है वैसे ही नीचे यहाँ पे इसको उतार देना है। बताइए, तो अगर आपके एक्टिव वॉइस, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके एक्टिव वॉइस इस पैटर्न पे हों तो उनके पैसिव बनाना हो तो इस पैटर्न पे नीचे वाले पे बना देंगे। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल हो जाता है, इसको इसके लिए इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसी के जगह पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, देखिए ध्यान से सुनिएंगे, जब यहाँ इफ़ या वेदर आएगा ना तो मोस्ट ऑफ द केसेज आप मानिए कि हमेशा यहाँ आस्क आएगा। क्या आएगा? आस्क। तो आस्क, यहाँ पे आस्क ही लिख लीजिए, एस के आस्क। और जब यहाँ आस्क होगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म में आस्क्ड ही आएगा, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं बस थर्ड फॉर्म ही छोड़ दिया हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, तो जैसे आ जाएगा कि ही आस्क्ड मोहन। अब किसी का नेम भी तो आ सकता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, बिल्कुल आ सकता है। तो ही आस्क्ड मोहन इफ, या वेदर भी आ सकता है, ही हैड डन, he had done his work। अब देखिए, उधर वाले से कोई मतलब नहीं है जो इफ़ के बाद आए, इधर वाले से हमारा मतलब है। तो इसमें ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। मोहन को बनाएंगे आप सब्जेक्ट, तो लिखिए मोहन, ये हमारा क्या बना? सब्जेक्ट बना। मोहन के हिसाब से इज, एम, आर, वाज, वर का कोई यूज करेंगे बी की फॉर्म। तो आस्क्ड है यानी कि सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आप लगाएंगे मोहन के साथ वाज। तो मोहन वाज आस्क्ड, मोहन वाज आस्क्ड। फिर बाई प्लस एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाई हम नहीं लिखेंगे, बाकी चीज़ वैसे लिख देंगे। तो मोहन वाज आस्क्ड इफ या वेदर, फिर हो जाएगा कि ही हैड डन हिज वर्क, ऐसे आप लिख लेंगे। तो बताइए, इनडायरेक्ट नरेशन के अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड आ गए या एडवाइस आ गए तो उनके भी बना लेंगे, और इनडायरेक्ट नरेशन में अगर कोई क्वेश्चंस आ गए तो उनके भी आप क्या कर लेंगे? पैसिव बना लेंगे। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब ना हम बात करेंगे कौन से? क्वेसिव पैसिव की। किसकी? क्वेसिव पैसिव। तो आइए क्वेसिव पैसिव क्या होते हैं देख लेते हैं। या उसको सेमी पैसिव भी कह देते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ हेडिंग बनाएंगे क्वेसिव पैसिव। क्वेसिव पैसिव या इसको सेमी पैसिव। ठीक है। अब क्वेसिव पैसिव क्या होते हैं तो आइए समझ लेते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा शुगर टेस्ट्स स्वीट, चीनी मीठी लगती है, शुगर टेस्ट्स स्वीट। किसी ने अगर पूछा कि इसका पैसिव क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? शुगर टेस्ट स्वीट। तो आप बोलेंगे कि सर ये शुगर जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, टेस्ट हमारा ये वर्ब है और शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से इसमें एस जोड़ा गया है तो टेस्ट्स बना है, टेस्ट्स। उसके बाद स्वीट जो है ऑब्जेक्ट है। वास्तव में ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
पर आपको समझाने के लिए मैं इसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। ये जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट होना सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का काम होता है। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको क्वालिफाई करना काम किसका हो जाता है? एडजेक्टिव का। जो वैसे में वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं। वर्ब को क्वालिफाई कौन करते हैं? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव ही कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे इसे आप ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे। ठीक है, या चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। आइए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप फिर ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे डायरेक्ट एडजेक्टिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। कभी कभी यहाँ पे एडवर्ब भी आ जाते हैं। तो यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब। क्या आएगा? कैसा वर्ब रहेगा? अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा ध्यान से सुनेंगे। तो आप जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, इसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे शुगर। फिर क्या लिखेंगे? ये इसके हिसाब से कोई बी वर्ब लगाएंगे तो बी वर्ब प्रेजेंट में तो इज लगाएंगे, शुगर इज। उसके बाद जो ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को यहाँ लिख देंगे। तो शुगर इज स्वीट। फिर इस एडजेक्टिव के बाद में आप लिखेंगे क्या? व्हेन। व्हेन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे। अब शुगर के साथ तो ही और सी लगा नहीं सकते। क्या आप शुगर के साथ ही या सी लगा सकते हैं? नहीं, शुगर के साथ क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। तो व्हेन इट। फिर उसके बाद फिर वर्ब लिखेंगे, और ये किस टेंस में? जैसा है वैसे यहाँ पे भी वर्ब लिखेंगे। तो इट के साथ में इज लगाएंगे। तो व्हेन इट इज टेस्टेड, TASTED। तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में ऐसा आप सेंटेंस आपको दिखाई दिया एक्टिव वॉइस में, तो उनका पैसिव वॉइस आप ऐसा करेंगे, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो आइए पैसिव वॉइस के रूल लिख देते हैं। तो जो यहाँ सब्जेक्ट वही, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ बी की कोई फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे? बी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वही एडजेक्टिव लिखेंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद आप लिखेंगे क्या? व्हेन, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। व्हेन के बाद यहाँ पे कोई प्रोनाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद फिर यहाँ पे नीचे अब मैं रूल लिख देता हूँ। प्रोनाउन के बाद में आप क्या लिखेंगे? कोई फिर बी वर्ब लिखेंगे, या डायरेक्ट इसे वर्ब कर दे रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी बी वर्ब नहीं भी लिखा जाता है, पर आप बी वर्ब ही लिखिए। ठीक है, तो बी वर्ब हो गया। बी वर्ब के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे वर्ब के बाद। ठीक है, तो अगर आपका एक्टिव वॉइस इस ऊपर वाले रूल पे हो तो नीचे वाले रूल से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए एक और एग्जांपल दे देते हैं और उसको आप बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं दे दूंगा मैंगो टेस्ट स्वीट, तो ऐसे बनेगा मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। द रोज स्मेल्स गुड। अब ऐसे आइए दे देते हैं एक और। द रोज स्मेल्स गुड। द रोज स्मेल्स गुड, जो रोज होता है ना, मतलब गुलाब का फूल, स्मेल करता है अच्छा, मतलब अच्छा महकता है। तो बनाइए, क्या बनेगा? चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए आप। तो द रोज स्मेल्स गुड, तो क्या बनाएंगे? द रोज, उसके बाद इज, फिर क्या लिखेंगे? गुड। फिर यहाँ पे लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखेंगे? प्रोनाउन। और रोज के साथ क्या लगाएंगे? इट ना, तो व्हेन इट इज स्मेल्ड। थर्ड फॉर्म लिखेंगे व्हेन इट इज स्मेल्ड। द रोज इज गुड व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो आपने क्वेश्चन पैसिव ऐसे ही बनाएंगे। तो आपने क्वेश्चन पैसिव समझ लिया। अब आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करके
एक दो एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख देते हैं, उसको आप बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसे इरेज करते हैं, आइए। तो आइए आपके लिए ना क्या करते हैं, हम दो चार सेंटेंस लिख देते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस, क्विनीन टेस्ट बिटर। क्विनीन टेस्ट बिटर। फिर लिखेंगे द मैंगोज टेस्ट सावर। द मैंगोज टेस्ट सावर। फिर लिखेंगे द सोफा, या द रहने दीजिए, ऐसे लिखे सोफा feels soft। दो और लिख देते हैं ताकि आपका 5 सेंटेंस हो जाए। कितने हो जाए? 5। फिर लिखेंगे व्हाट, ये इस पैटर्न पे नहीं है, पीछे कहीं ना कहीं पढ़ाया गया उस पर। व्हाट अम्यूज्ड यू। व्हाट अम्यूज्ड यू। फिर 5th नंबर पे आपको मैं दूंगा, याद दूंगा 5th नंबर पे हु नोज यू लिख लीजिए। हु नोज यू। ये 5 सेंटेंसेज मैंने आपके लिए रखा। आप इन्हें क्या करेंगे, इन्हें पैसे में कन्वर्ट करके आप कमेंट करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि आपने हमारे पढ़ाए हुए पैसे को आपने समझ पाया या नहीं। इसके बाद से ये पैसे वाइज कंप्लीट हो जाएगा, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी इसके बारे में बचा खुचा है तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? इनकी प्रैक्टिस। जैसे नाउन की प्रैक्टिस, नाउन के भी प्रैक्टिस आपका पूरा हुआ नहीं है तो कुछ नाउन के प्रैक्टिस चलेंगे और कुछ पैसिव वॉइस के भी प्रैक्टिस चलते रहेंगे बीच बीच में। और ये आप एग्जाम्पल्स इन्हें क्या करेंगे, मतलब पैसे में कन्वर्ट करके आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कहाँ तक हमारी बातें समझ पा रहे हैं। ओके, ठीक है। तब तक आप इसे देखते रहें, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं।